हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला। आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आई चंदना विश्वास गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7th द मुगल एम्पायर। ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर जो था उन्होंने कैसे रूल किया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से मुगल लोग रूल करे, फ्रॉम बाबर टू हुमायूं, फ्रॉम अकबर टू जहांगीर एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस, सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कितना जानते हो मुगल्स के बारे में। हम सब जानते होंगे रेड फोर्ट के बारे में, जहाँ मुगल्स लोग रहते थे। हम सब जानते होंगे हु इज़ अकबर, हु इज़ मुमताज़, हु इज़ शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो सब जानते हैं, राइट? सुधा अकबर, राइट? सो जो भी आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हो इस चैप्टर के अलावा, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट दैट, and I will reply it for sure. Please go on and let's start the chapter now. Okay, so let's start with this chapter. Okay, so हम सब जानते हो what is Indian subcontinent. Indian subcontinent में सिर्फ इंडिया नहीं आते हैं, there are many other different neighboring countries. Okay, जैसे कि नेपाल आ गया, भूटान आ गया, एंड ये पाकिस्तान का एरिया आ गया कुछ. ओके, सो देयर आर मैनी, श्रीलंका आ गया. देर आर मैनी नेबरिंग कंट्रीज ज्वाइनिंग इंडिया, जिससे एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है. और धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पूरा टेरिटरी ही मुगल्स के अंडर में था. ठीक है, बट इट वाज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क. मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था कि कोई एक रूलर लोग ये पूरा इतना बड़ा सा एरिया को कंट्रोल कर सके. तो उन लोग कैसे करें? लगभग उन लोग 200 साल तक, लगभग, अगर एग्जैक्टली बोलो तो 200 साल से थोड़ा कम, बट लगभग 200 साल अप्रॉक्सीमेटली उन लोग रूल करके गए. तो सोचिए, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, उनका मैनेजमेंट का तरीका कितना सॉलिड रहा होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो जितने भी मुगल्स आए ना, जिन्होंने इतना वास्ट एम्पायर खड़ा किया, उन्होंने कुछ कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट तरीके अपनाए, राइट? जिससे उनका एम्पायर एक्सपैंड होता गया. 16th सेंचुरी में और भी एक्सपैंड होता गया, और धीरे धीरे उन्होंने आगरा और दिल्ली को ही अपना कैपिटल हब बना दिया. ओके, फिर 17th सेंचुरी में उन्होंने पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट, नियरली पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट ही उनके अंडर में आ चुका था. ओके, उसके बाद उनकी खासियत ये था कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो तरीका था, उनका जो गवर्नेंस का तरीका था, उनके जो आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजीज़ थे, जिनको फॉलो करके उन लोग चलते थे, उनका जो पॉलिटिकल चीज़ों को हैंडल करने का जो तरीका था, वो बहुत ही मार्वलस था. एक तरफ से बोला जाए तो बहुत ही अच्छा था. ठीक है, और उस लेगेसी को, मतलब वो इतना बेहतर था, इतना अच्छा था कि वो लेगेसी बाई जनरेशन चलता गया, कि दूसरे जो सक्सीडिंग रूलर्स है उन लोग भी वही लेगेसी को, वही आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करके ही अपना रूल को आगे बढ़ाए. ओके, जो आज के दिन पे हम सब जानते हैं, वेर इज़ रेड फोर्ट, राइट? रेड फोर्ट वो जगह होते थे जहाँ पे मुगल एम्पायर्स लोग रहते थे. ठीक है, तो फेमस रेड फोर्ट, जहाँ पे आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग करते. तो दिस इज़ द रेड फोर्ट. अपने से कई लोग यहाँ पे गए होंगे और इस फेमस रेड फोर्ट को देखे होंगे पास से. सो अब हम जानते हैं हु आर मुगल्स. ओके, मुगल्स थे कौन? ठीक है, क्योंकि हम पहले चैप्टर्स में पढ़े थे सुल्तान्स के ऊपर में, राइट? दिल्ली सुल्तान्स. तो सुल्तान्स के बाद में मुगल्स लोग कौन थे जिन्होंने दिल्ली को या आगरा को रूल किया? ठीक है, सालों साल. सो जो मुगल्स थे वे द डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिंकेजेस ऑफ रूलर्स. मतलब इनके जो डिसेंडेंट्स थे फ्रॉम द मदर साइड और फादर साइड, वो बहुत ही बड़े ग्रेट रूलर्स थे. तो उनके जो एंसेस्टर्स थे, दादा परदादा जी जो थे, वो बहुत ही महान लोग थे. ठीक है, महान इन दैट सेंस कि उन लोग बहुत अच्छे रूलर्स थे. ठीक है, क्योंकि उनकी मदर साइड से दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान. मतलब वो चंगेज़ खान के खानदान से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द मदर साइड, जिन्होंने चाइना एंड पूरे सेंट्रल एशिया को रूल किया था. एंड उनके फादर साइड से वो तिमूर के सक्सेसर्स थे. ठीक है, जिन्होंने ईरान, इराक और टर्की जैसे कंट्रीज़ में अपना रूल किया था. ठीक है, सो मुगल्स जो थे वो बहुत ही खास थे, क्योंकि जो चंगेज़ खान जी थे और जो ये तिमूर जी थे, ये दोनों ही बहुत ग्रेट रूलर्स थे. दे आर वेरी ग्रेट, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी क्लेवर. तो इन लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े रूलर्स थे, जिन्होंने सालों साल रूल किया है. ओके, तो ये जो फोटो है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फोटो. इट्स अ फैमिली ग्रुप फोटो. ओके, सो इसमें हर कोई है, हर पीढ़ी को दिखाया गया है. ये है तिमूर जी. ओके, ये उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, ये उनके ग्रैंडफादर. ओके, ये बाबर, अकबर ये तरफ बैठे हैं. यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड दिस एंड यू कैन नो, ये उन्होंने अपने टाइम पे ही बनाया था. ठीक है, एंड दे आर वेरी प्राउड कि मेरा एंसेस्ट्री, एक तरफ तिमूर है तो एक तरफ चंगेज़ खान है. तो इतने प्राउड एंसेस्टर्स थे, एंड दे आर वेरी प्राउड कि हम इस खानदान को बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे आर गिफ्टेड विद वेरी ग्रेट एंसेस्टर्स, राइट? ठीक है, जो तिमूर जी थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था इन द 1398 में ही. ठीक है, और
ये जो जिनियोलॉजी का पिक्टोग्राफी दिखाया गया है ना, ये उन्होंने उसी वक्त में बनाया था उन्होंने खुद। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। जो मुगल लोग थे अपने मिलिट्री कैंपेन्स कैसे चलाते थे। सो द बाबर, ठीक है, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर थे फ्रॉम 1526 टू 1530, सिर्फ 4 साल, ठीक है, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरहाना, ठीक है, इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। मतलब 12 साल के जब थे उन्होंने, तभी उनको अपना राजपाट मिल गया था, ठीक है, उनको अपना एंसेस्टर थ्रोन, मतलब उनके दादा से जो उनके पिताजी को मिला था और उनके पिताजी से जब उनको मिला था, उनको मिल गया था, बट फोर्सफुली उनको अपने ही अपने ही राज्य से बहुत बुरी तरह से इट्स लाइक बहुत बुरी तरह से उनको मार के भगाया गया, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही एक बड़ा मंगोलियन ग्रुप जो थे, जो जिनका नाम है उचबेस, उन्होंने अटैक किया था, एंड इट वाज अ वेरी वास्ट अटैक, सो उनको वहीं से भागना पड़ा। सो बहुत साल वो भटके इधर उधर भागते रहे, बट एट लास्ट ही डिटरमाइंड कि वो अपना राजपाट वापस से हासिल करेंगे। इसका शुरुआत उन्होंने काबुल से किया। तो इन 1504 में उन्होंने काबुल को सीज किया, मतलब उन्होंने काबुल पे अपना काबुल को रूल किया, ओके। एंड इन 1526 जब उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली इमरान लोदी को हरा दिया, ठीक है, फिर उन्होंने दिल्ली को और आगरा को रूल करना शुरू किया, ठीक है। तो दिल्ली एंड आगरा से उनका 1526 टू 1530 तक उन्होंने रूल कर पाया, ठीक है। सो आप इस पैराग्राफ में बेसिकली कुछ नहीं दिया है, इस पैराग्राफ में ये दिया है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, जैसे कि मुगल अथॉरिटी से कैसे अफगान्स लोग डरते थे, ठीक है, और भी हम बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि मुगल्स एंड अहोम्स का क्या रिलेशनशिप था, ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। 6 के साथ कैसा था, ये चैप्टर नंबर 8 और 10 में पढ़ेंगे। मेहर और मरवर, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन, सो टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, ओके। सो एंड हुमायूं जी के साथ कैसा रिलेशन था बाकी रूलर्स का, एंड कैसे हुमायूं का तरीका और अकबर का तरीका कैसा डिफरेंट था, कैसा उन्होंने गोलकंडा और बीजापुर को एक्शन किया था, और कैसे औरंगजेब ने अपने टाइम पे क्या क्या किया था। तो ये सब के बारे में आगे के चैप्टर्स में है। सो स्टे ट्यून विद मी, ठीक है। तो इस टेबल में हम पढ़ेंगे अबाउट द मुगल एम्पायर्स। इसमें बहुत डिटेल में दिया है, मतलब आप अगर पूरे चैप्टर को ना भी देखें ना, एट लास्ट जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे फॉर द यूपीएससी, तो अगर आप ये एक पेज भी अगर उठा के देख लोगे ना, कब से कब तक का किसने रूल किया है, कैसे रूल किया, किसको किसने डिफीट किया, ये भी आप देख लोगे, तो यही एक पूरा एक पेज आपका एक शॉर्ट समरी का तरह हो जाएगा, ओके। सो हम जानते हैं फर्स्ट आए बाबर जी, ठीक है, जिन्होंने 1526 से 1530 तक रूल किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड बहुत सारे अफगान के सपोर्टर्स एट पानीपत, और फिर उन्होंने दिल्ली और आगरा को अपने पावर में ला दिया, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने 27 में रंगा सांगा को डिफीट किया, बहुत सारे राजपूत रूलर्स को डिफीट किया, ठीक है। 28 में उन्होंने बहुत सारा और भी राजपूत रूलर्स को डिफीट किया चंदेरी में, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे पूरे आगरा और दिल्ली में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुके थे अपने डेथ के पहले। फिर आए हुमायूं जी, ओके, जिन्होंने 1530 से 1540 तक रूल किया और 1555 से 1556 तक रूल किया। वो अपना राजपाट अपने पापा जी के, मतलब बाबर जी के विल से ही उसके अनुसार ही वो चल रहे थे, उसके अनुसार ही वो रूल कर रहे थे, और उन्होंने हर भाइयों को एक एक प्रोविंस, एक एक एरिया दिया था रूल करने के लिए। तो उनका सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट उनके खुद के भाइयों मिर्ज़ा करमान की, मतलब अफगान के साथ हाथ मिला चुके थे और उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, ठीक है। एंड फिर उनका राजपाट जैसे ही वीक हुआ, एंड शेरखा जी उनको अटैक करे एट चौजा एंड कन्नौज, और उनको बहुत बुरी तरह हार मिली, जिससे उसे देश छोड़ के भागना पड़ा ईरान की तरफ। ईरान में जाके उनको हेल्प मिला फ्रॉम सफाविद शाह, ठीक है, और उसके हेल्प से उन्होंने दिल्ली को वापस से रिकैप्चर किया 1555 में, बट उन्होंने नेक्स्ट ईयर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, ठीक है, ड्यू टू सम एक्सीडेंट इन इस बिल्डिंग, ठीक है। अकबर जी, ओके, जिन्होंने रूल किया 1556 से 1605 तक, लगभग 49 ईयर्स, ओके, लगभग 50 साल आप बोल सकते हो, ठीक है। सो उन्होंने राजपाट उनको एट द एज ऑफ 13 ईयर्स में उनको सारा राजपाट संभालना पड़ा, एंड ही बिकम एम्परर, वो राजा बन गए। एंड उनके टाइम पीरियड को 3 भाग में तोड़ सकते हैं, लाइक 1556 से 1570 तक। तब उन्होंने ही वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, वो मतलब अपने मेंबर्स, अपने जो डोमेस्टिक मेंबर्स थे, अपने जो एरिया के, वो उनको ही इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे थे। बट धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करना शुरू किया अगेंस्ट द सूरीज एंड द अफगान्स, बहुत सारे नेबरिंग किंगडम्स के अगेंस्ट में, मलवा, गोंडवाना, ठीक है। बट इसके अगेंस्ट में, मतलब उनके अगेंस्ट में उनके खुद के हाफ ब्रदर, मतलब कज़न बोलो या दूर के चचेरे भाई बोलो, मिर्ज़ा हकीम अगेंस्ट में खड़े हो गए, एंड उसके साथ देने वाले द मंगोलियन इन्वेगेटर्स, द मंगोलियंस जो थे वो बेस, और उसके अगेंस्ट में उसके कैंपेन्स के अगेंस्ट में उनके खुद के भाई या हाफ ब्रदर बोलो या दूर के चचेरे भाई बोलो, भाई अगेंस्ट में खड़े हो गए, जो कि मिर्ज़ा हकीम थे, ओके, एंड द मंगोलियन उस बेस, ठीक है। एंड फिर 1568 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ भी उन्होंने सीज किया, मतलब उस चित्तौड़ में भी उन्होंने अपना रूल पावर को स्टैब्लिश किया, और फिर रणथामपुर में भी अपना पावर स्टैब्लिश किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने और भी मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए
इन गुजरात, इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। बट इसको भी रोकने के लिए उनके खुद के ही भाई आ गए, मिर्ज़ा हकीम, ठीक है। एंड फिर उन्होंने और भी एक्सपैंड करते गए अराउंड 1585 टू 1605 तक, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्थ वेस्ट की तरफ में और भी एक्सपेंशन बढ़ता गया, ठीक है। और फिर वो डेक्कन की तरफ गए, काबुल को सीज़ किया एंड कंदेश एंड बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, ये सारा बिहार, ये सारा जगह उन्होंने धीरे धीरे अपना रूलिंग एरिया बढ़ाते गए, ठीक है। फिर आए उनके बेटे जहांगीर जी ने क्या किया, ओके, जो 1605 और 1627 तक जिन्होंने रूल किया, ओके। उसके बाद उन्होंने भी अपने पिता के जो मिलिट्री कैंपेन्स को कंटिन्यू किया और सिसोदिया के रूलर ने उनका मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन्स नहीं हुए, बट वो भी अच्छा खासा ही अपना राजपाट संभालते थे, ठीक है। उनके लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज रिंग, मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ रूलिंग पीरियड में उनके खुद के बेटे के साथ ही उनका रिबेल चल रहा था, मतलब लड़ाई चल रहा था ड्यूरिंग फॉर हिज राजपाट, मतलब जो राजपाट के लिए जो लड़ाई होती है ना, अपने खुद के ही बेटे और बाप दुश्मन हो जाते हैं, ओके। उसके बाद आए शाहजहां जी। जानते हैं शाहजहां के बारे में, ओके, जिन्होंने रूल किया 1627 से 1658 तक, ठीक है। उन्होंने भी वही मुगल कैंपेन्स को कंटिन्यू किया इन द डेक्कन के डायरेक्शन में, ओके। डेक्कन की तरफ में उन्होंने अपने मुगल कैंपेन्स को कंटिन्यू रखा, अंडर शाहजहां। फिर उन्होंने अफ़गान के जो नोबल थे जहान लोदी, उनसे उनकी लड़ाई हुई और उनको हरा दिया, ठीक है। फिर जो कैंपेन्स उन्होंने अहमदनगर की तरफ उन्होंने जो कैंपेन्स चलाए थे, उसमें वो एट फर्स्ट वो फेल हुए थे, बट बाद में फाइनली उन्होंने अहमदनगर को अपने अंडर में अपने अंडर में ला दिया था, ठीक है। फिर बुलदेनास एंड औरचा, ये भी उनके अंडर में आ गया था, ओके। सो इन 1657 टू 1658 तक फिर से शुरू हो गया, जब मतलब थोड़े बूढ़े हो चुके थे एंड इट्स टाइम कि उनको अपना राजपाट अपने बेटों को देना है, राइट। तब उनके सारे बेटों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। मीन्स उनके 4 बेटे थे, चारों के बीच में मारा पीट शुरू हो गया, ओके। एंड उसमें से औरंगजेब वॉज विक्टीरियस, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों भाई को मार दिया, ओके। और अपने पिताजी शाहजहां को लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजमेंट कर दिया, मतलब लाइफ टाइम के लिए वो आगरा के जेल में पड़े रहे, ओके। सो व्हाट अ लाइफ ना, लाइक लोग अपने ही फैमिलीज़ को मार रहे हैं एंड सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सत्ता बोलो या पावर बोलो या वो गद्दी बोलो, दैट कुर्सी के लिए सब लड़े जा रहे हैं, सो नेक्स्ट आए औरंगजेब जी, ठीक है, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया, ठीक है। उन्होंने पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने कैंपेन्स को लॉन्च किया, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए। जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो अहम्स के अगेंस्ट में था, जिसमें वो वो जीतते थे, बट बाद में दे रिबल्ड बैक एंड वो हार चुके, ठीक है। एंड उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में उनका जो कैंपेन्स था अगेंस्ट यूसुफजाई एंड सिक्स, वो सक्सेसफुल रहा। फिर उनका सक्सेशन अच्छे से राजपाट अच्छे से चलने लगा, बट वो बहुत ही इंटरनल पॉलिटिक्स खेलते थे, अंदर ही अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलता था बिटवीन हिम एंड द राजपूत्स ऑफ मलवार, ओके। जिससे अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलता ही था, ओके, ठीक है। फिर उन्होंने शिवाजी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे कैंपेन्स करे, ठीक है, उन्होंने शिवाजी से भी दुश्मनी ले लिया, ठीक है। बट शिवाजी इनिशियली वो हार चुके थे और औरंगजेब जीत चुके थे, उनको आगरा छोड़ के जाना पड़ा, बट बाद में वो वापस आए थे, ठीक है, टू रिबल बैक, ठीक है। उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर है, जो उनके परदादा अकबर जी जो थे, वो भी उनके अगेंस्ट में ही थे एंड ही रिसीव सपोर्ट फ्रॉम मराठास एंड डेक्कन, ठीक है। एंड उसके सपोर्ट में मिल के उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट में बहुत सारे कैंपेन्स को लॉन्च किए थे, मतलब बहुत सारी लड़ाई हुई थी बिटवीन देम, ठीक है। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तान्स, ठीक है। फिर औरंगजेब ने फिर डेक्कन सुल्तान के अगेंस्ट में बहुत सारे आर्मीज़ भेजा। तब तक बीजापुर उनके अंडर में आ चुका था इन 1685, गोलकुंडा उनके अंडर में आ चुका था 1687 में, ठीक है। फिर वो पर्सनली सारे कैंपेन्स को वो पर्सनली मैनेज करने लगे, ठीक है, अगेंस्ट द मराठास, ठीक है। और लास्ट में उनको बहुत सारा रिबल्स फेस करने पड़े फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया ऑफ द 6 जट्स एंड संतामनी जो लोग थे या जट्स जो थे, सिख लोग जो थे, उनके अगेंस्ट में उन्हें बहुत सारा लड़ाई या चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है। और एट लास्ट में भी उनके मरने के बाद उनके बेटों के बीच में उनके राजपाट के लिए लड़ाई होने लग गया, ओके, कि कौन राजा बनेगा। तो द स्टोरी कंटिन्यूज लाइक दैट ओनली, ओके। आप देख सकते हैं दिस इज अ मैप वेयर इट्स सीन दैट कि अकबर और औरंगजेब ने कहाँ कहाँ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और कब कब चलाए, इट इज़ गिवन विद अ ईयर, ओके। इस टॉपिक इज मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। तो वहाँ पे मुगल ट्रेडिशन में सक्सेशन कैसे होता था, दे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर मतलब इट्स लाइक कि बाई जनरेशन बेटे के बाद उसके बड़े बेटे को जाएगा, उसके बाद जो सेकंड बेटा आता है उसको जाएगा, फिर उसके बाद उसका थर्ड बेटा को राजपाट जाएगा, ऐसा वो नहीं मानते थे, दे डिड नॉट बिलीव इन दिस सिस्टम, ठीक है।
उन लोग बिलीव करते थे कॉपर सेनरी सिस्टम में, ठीक है। उसमें क्या होता था कि लाइक भाइयों के बीच में ही तय होता था या कौन सबसे ज़्यादा केपेबल है, उसके बेसिस में राजा बनाया जाता था। केपेबल इन द सेंस या कौन कितना अपना, मतलब 4 भाई है तो चारों लड़ो, जो लास्ट में जीतेगा वो है राजा। ओके, दैट वाज द सीन, ठीक है। तो ये जो कस्टम है ये पहले से मुगल और तैमूर के डायनेस्टी के वो शुरुआती टाइम से ये कस्टम चल रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो कौन सा सिस्टम ज़्यादा फेयर लगता है, प्राइमोजेनेचर का सिस्टम या कॉपर सिनरी का सिस्टम? सो जिस सिस्टम को भी आप सही मानते हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीड इट एंड रिप्लाई इट फॉर श्योर। सो पता चले कि आप क्या सोचते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मुगल रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स। मुगल्स के रिलेशनशिप कैसे थे बाकी रूलर से, ठीक है। सो मतलब मुगल्स के जो जितने भी कैंपेन्स हुए वो इसीलिए होते थे बिकॉज जो लोग उनके अथॉरिटी को रिफ्यूज़ करते थे कि उनके अंडर में उन लोगों को नहीं रहना है, तो उनके अगेंस्ट में उन लोग कैंपेन्स लॉन्च करते थे। बट बहुत रूलर्स ऐसे भी थे जो उन लोग को दे जॉइन देम वॉलंटरीली, मतलब उन लोग खुशी खुशी उन लोग जॉइन मुगल्स को ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है। एंड द राजपूत वेर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। बहुत सारे राजपूत के डॉटर्स लोग मुगल्स फैमिली से ज्वाइन हुए बाय मैरिजेस, ठीक है। एंड दे रिसीव वेरी हाई पोजीशंस। बहुतों ने रिजेक्ट भी किया, बहुतों ने रिजेक्ट भी किया, और बहुतों ने एक्सेप्ट भी किया। जैसे कि जो जहांगीर की माँ थी, जहांगीर जो जहांगीर जी की जो माँ जोधा बेगम जिसे कहते हैं, शी इज़ अ डॉटर ऑफ अ राजपूत रूलर ऑफ अंबर, जो कि आज जयपुर में है, ठीक है। फिर जो शाहजहां की जो माता थी वो भी एक राठौड़ प्रिंसेस थी। शी इज़ ऑल्सो अ राजपूत डॉटर, ओके, ऑफ मलवार, जोधपुर। ओके, सो ऐसे थे उनके रिलेशनशिप्स। जो सिसोदिया राजपूत लोग जो थे उन्होंने पहले मुगल्स का अथॉरिटी को बहुत लंबे समय तक रिफ्यूज़ किया था, ठीक है। बट वंस दे डिफीटेड, जब वो हार गए, दे ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, मतलब मुगल्स लोग बहुत ही ऑनरेबली उनको ट्रीट किया, ठीक है। और उनको बाकी सारा लैंड वापस दे दिया गया, ठीक है। एक मतलब हारने के बाद भी दोनों के बीच में एक अच्छा सा एक रिलेशनशिप था। ऐसा नहीं था कि उन लोग अंदर ही अंदर लड़ रहे। हमेशा ये बैलेंस रखा गया था, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि जैसे कि औरंगजेब जो कि बहुत ईगोइस्टिक किंग थे, बहुत ही उनका घमंड था अपने राजपाट में, तो उन्होंने क्या अपने घमंड में शिवाजी को एक बार इंसल्ट कर दिया था, एंड देन ही रिबिल्ड बैक। उससे पहले तक शिवाजी वॉज एक्सेप्टिंग देयर ऑथोरिटी, मतलब तब तक शिवाजी मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट जैसे ही उन्होंने इंसल्ट किया देन ही रिबिल्ड बैक अगेंस्ट औरंगजेब। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मनसाबदार्स एंड जागीरदार्स, ठीक है। ये लोग कौन थे? जैसे ही मुगल एम्पायर एक्सपैंड होने लगा धीरे धीरे, मुगल्स लोग रिक्रूटेड अ डाइवर्स बॉडीज़ ऑफ पीपल, मतलब उनके राजपाट को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो वो लोग सिर्फ मुगल्स ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, तो उन्होंने कुछ टर्किश नोबल्स को भी इंक्लूड किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। उसमें कुछ ईरानियंस थे, कुछ इंडियन मुस्लिम्स थे, कुछ अफगान्स थे, कुछ राजपूत थे, कुछ मराठास थे, और कुछ दूसरे ग्रुप्स भी थे, ठीक है। मीन्स जो लोग मुगल सर्विस को ज्वाइन करे, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मुगल्स लोग की हेल्प करे, मुगल सर्विस में अपना योगदान दे, दे आर नोन एज मनसबदार्स, ठीक है। सो मनसबदार मतलब ही एज अ इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसाब, मीन्स अ पोजीशन और रैंक, ठीक है। मनसबदार मतलब वो इंडिविजुअल जिसको एक पोजीशन या रैंक दिया गया है और कुछ काम दिया गया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टू कैरी ऑन, ठीक है। उनका एक फिक्स्ड रैंक होता था, उनका सैलरी फिक्स होता था, और उनका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होता था, ठीक है। जो रैंक और सैलरी है वो दिया जाता था एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक लाइक किसी को एक न्यूमेरिकल अमाउंट में दिया जाता था, और उस न्यूमेरिकल अमाउंट को ही जट कहते हैं। जट मीन्स आप बोल सकते हो वहाँ का जो करेंसी था, जिस फॉर्म में हम लोग करेंसी देते थे, जो सैलरी देते थे, वो करेंसी को ही जट कहते हैं, ठीक है। जो हायर द जट, मतलब जितना हायर द जट, मतलब जितना ज़्यादा सैलरी है किसी की, उतने ही उसका ज़्यादा प्रेस्टीज है, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट है उस इंसान का, ठीक है। एंड उतना ही उसका ज़्यादा सैलरी बढ़ते जाएगा। मनसबदार्स के जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते थे वो होते थे कि दे हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैवलरी मैन, मतलब कितने सिपाही है, एंड उनको रजिस्टर्ड करना, कितने हॉर्सेस है, कितने हॉर्सेस खो गए, कितने कैवलरी मैन है आज के दिन में, लाइक दे हैव टू, वो सबका एक अकाउंट उन लोग को मेंटेन करना पड़ता था, दे हैव टू रजिस्टर्ड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एंड फिर उनको पैसे देने का, जो सैलरी देने का काम भी मनसबदार ही संभालते थे, ठीक। जो मनसबदार थे दे रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, ठीक है, वो आर नोन एज जागीर्स, ठीक है, ठीक है। मतलब कुछ उन लोगों को रेवेन्यू असाइनमेंट्स दिया जाता था, या कुछ लैंड बोलो ग्रांट दिया जाता था, लैंड के फॉर्म में गिफ्ट दिया जाता था, या उनको एज सैलरी दिया जाता था, ठीक है। दोज आर नोन एज जागीर्स, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में इक्तास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको इक्तास के बारे में नहीं पता, देन गो टू माय वीडियो लिस्ट एंड चेक आउट दोज प्रीवियस चैप्टर्स, आई हैव कवर्ड इट वेरी वेल, ओके। एंड जिनको पता है देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट दैट आंसर, आई विल रिप्लाई इट डेफिनेटली, ओके। सो जो मनसबदार थे, ऐसा नहीं उनको जो
मुक्तीज़ या इक़्तादार मिल गया, उनके उनके वही जगह पे उनको रहना है, वो उनके लिए वो उनका ज़मीन हो जाता था, वो उनका लैंड हो जाता था, उन लोग कहीं भी रह सकते थे, ठीक है। अगर वो नहीं रहे, वो मौजूद ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो उनके जगह पे उनके सर्वेंट्स लोग भी उनका सैलरी कलेक्ट करते थे। इसलिए जो जागीर्स का जो सिस्टम है ये मतलब उनको जैसे सैलरीज मिलता था एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, या कोई लैंड को ग्रांट कर देते थे, मतलब एक कोई ज़मीन उन लोगों को दे देते थे, ठीक है। ये जो मनसबदार्स को जो जागीर्स मिलता था एज लैंड फॉर्म, एज इक्तास बोलो, ओके। ये जो अकबर के टाइम पे ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड हुआ, बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट था। इसीलिए मतलब हर किसी को एक इक्वल अमाउंट ऑफ, एक सही अमाउंट ऑफ सैलरी मिले सारे मनसबदार को, ये हमेशा से एसेस किया गया, किसी के साथ ऊंच नीच या गलत नहीं हुआ। बट ड्यूरिंग द औरंगजेब पीरियड में क्या हुआ, उन्होंने मीन्स अपना मैनेजमेंट उनका बहुत ही ख़राब था, और इसकी वजह से बहुत सारे करप्शन होने लग गए थे। जितना अमाउंट मिलना चाहिए जिनको, वो उतना मिलता नहीं था, ओके। इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेजेस आ गए इन द नंबर ऑफ जागीर्स में, ठीक है। क्योंकि मनसबदार्स बहुत बड़े, ज़्यादा नंबर ऑफ मनसबदार्स बढ़ गए थे, लेकिन जागीर्स को अपने जागीर के लिए वेट करना पड़ता था। मनसबदार्स को अपने जागीर के लिए वेट करना पड़ता था, क्योंकि इतने सारे मनसबदार्स हो गए थे, और एक फिक्स्ड अमाउंट, किसी को एक पर्टिकुलर, एक इक्वल अमाउंट, एक बराबर अमाउंट मिलता भी नहीं था जिसको जितना मिलना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट वॉज वेरी वेरी पुअर, ठीक है, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा उन्होंने अपने राजपाट को अच्छे से वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उनका प्लीजेंट्री, मतलब जो उनके जो प्लीजेंट्स लोग थे, जो फार्मर्स लोग थे, उनको बहुत सफ़र करना पड़ा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इज जब्त एंड ज़मींदार, ठीक है। जो मेन रिसोर्स था इनकम का फॉर द फार्मर्स, लोग जो फसल उगाते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। और प्लीजेंट्स लोग अपना टैक्सेस कैसे देते थे, प्लीजेंट्स लोग जो अपना टैक्सेस देते थे, वो देते थे कोई हेडमैन या लोकल चीफ्टन को, ठीक है। और वो बेसिकली ज़मींदार ही होते हैं, जो बड़े पावरफुल ज़मींदार हो, उन्हीं को हेडमैन या लोकल चीफ्टन बनाया जाता था, ठीक है। अकबर के टाइम पे ये चीज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो है टोडरमल, ठीक है। टोडरमल जी जो थे, वो बहुत ही केयरफुल सर्वे करते थे सारे क्रॉप यील्ड्स के ऊपर में, प्राइजेस एक प्राइजेस फिक्स होता था, कितना एरिया है, और 10 साल में कितना फसल उग सकता है, क्या प्राइस लगाने से ठीक होगा, वो हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से सर्वे करते थे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1570 टू 1580। और इस डाटा के हिसाब से उन लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, हर एक क्रॉप के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स को उन लोग रखते थे, ठीक है। तो हर एक प्रोविंस, हर एक एरिया का एक अलग अलग रेवेन्यू रेट्स था, मतलब हर एक एरिया में हर एक फसल का अलग अलग रेवेन्यू था। मतलब अगर इस एरिया में अगर एक क्रॉप है जो अच्छा उगता है, तो उसमें शायद आपका टैक्स थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जितना उन लोग दे सकते हैं उस हिसाब से। और अगर कुछ दूर जाके अगर वही फसल, अगर उसका उपजाऊ ज़्यादा नहीं है, तो उसका वहाँ पे टैक्स कम होता था उस चीज़ के ऊपर। तो ये सब चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से देखा गया, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया, ठीक है। और इसी रेवेन्यू सिस्टम को ही जब्त कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन लोग बहुत अच्छे से सर्वे करते थे, और बहुत अच्छे से ये सारे अकाउंट्स को रखते थे, ठीक है, जो कि गुजरात या बंगाल में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बट बहुत सारे धीरे धीरे ऐसे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आए जो ये चीज़ संभाल नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए, और बाद में रिबल होना शुरू हो गया, मीन्स लड़ाई होना शुरू हो गया बिटवीन ज़मींदार्स एंड प्लीजेंट्स, या बिटवीन ज़मींदार्स एंड प्लीजेंट अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, लड़ाई होना शुरू हो गया फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी से। ये रिवॉल्ट्स बहुत ज़्यादा, मतलब ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगे, ओके। व्हाट इज़ अकबरनामा एंड अकबरी, ठीक है। अकबर ने एक बार अपने एक क्लोज फ्रेंड और एक कोर्टियर को बुलाया अपने दरबार में। उनका नाम था अबुल फैज़, ठीक है। उनको इसलिए बुलाया टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज पीरियड, ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया, इनके ऊपर में उन्होंने एक हिस्ट्री लिखने को कहा, ठीक है, कि आगे की पीढ़ियाँ पढ़ पाए, समझ पाए, जान पाए, ठीक है। तो अबुल फैज़ ने एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखा, मतलब 3 किताब बोल सकते हो, एक 3 मोटे मोटे किताब लिखे, ठीक है, एंड जिनका टाइटल उन्होंने दिया अकबरनामा। जो फर्स्ट वॉल्यूम था उन्होंने उसमें बताया अबाउट द अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, और जो सेकेंड वॉल्यूम था उन्होंने बताया द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रिंग, मतलब उन्होंने क्या क्या इवेंट्स या क्या क्या लड़ाई, क्या क्या युद्ध में गए, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, उनके बारे में बताया। और जो थर्ड वॉल्यूम था उसी को कहा गया है अकबरी, जिसमें उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, अबाउट हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज़ एंड जोग्राफी के बारे में डिस्कस किया, इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और बहुत सारा स्टैटिकल डिटेल्स दिया, ठीक है, कितने क्रॉप्स थे, कितने यील्ड्स, कैसे प्राइजेस, कैसे वेजेस, कैसे रेवेन्यू जनरेट होते थे, एकदम स्टैटिकल, एकदम न्यूमेरिकल, एकदम कैलकुलेटेड फॉर्म में सब कुछ लिखा गया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक ऑन अकबर्स पॉलिसीज़। अकबर के क्या क्या पॉलिसीज़ थे, ठीक है। अकबर के पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे चलाते थे, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से अकबरनामा में
लिखा गया है अकबरनामा, जिनको अबुल फैज़ ने लिखा था, ठीक है। और पर्टिकुलरली द थर्ड वॉल्यूम जो लास्ट वॉल्यूम था अन-ई अकबरी में बहुत अच्छे से उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से दिया गया है, ठीक है। जो अबुल फैज़ ने, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक एम्पायर कैसे उनका चलता था, ठीक है। जो एम्पायर होता था यू यूजुअली बहुत सारे प्रोविंसेस, बहुत सारे एरियाज़ बोलिए, स्टेट्स बोलो, डिवाइडेड होते थे, और उनको वो सुभाष कहते थे, ठीक है। जिनको एक कोई और उस सुभाष को चलाने के लिए एक सूबादार होता था, ठीक है, जो कि वो एरिया का पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों को कैरी आउट करता था, ठीक है। और जो प्रोविंसेस होते थे उसके एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था, मतलब जो फाइनेंशियल चीज़ों का ध्यान रखे, उनको कहा जाता है दीवान, ठीक है। और जो मेंटेनेंस, पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सूबादार के साथ बहुत सारे और भी ऑफिसर्स लोग होते थे, जो कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं वो मेंटेन रख सके, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, जिसको बख्शी कहते हैं, या द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसको सर्द कहते हैं, या मिलिट्री कमांडर, जिसको फौजदार्स कहते हैं, या तो पुलिस, द टाउन पुलिस कमांडर, ओके, जिसको कोतवाल कहते हैं। सो दीज आर सम डिटेल्स अबाउट नूर जहाँ, यू कैन रीड दिस ओके इन डिटेल। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ओके। जो अकबर के नोबल्स थे ना, वो बहुत ही लार्ज आर्मीज को मेंटेन करके रखते थे, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए होता था, ओके। जो ये नोबल्स थे उन लोग बेसिकली बहुत लॉयल थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे, बहुत ही वफादार थे, इसीलिए मतलब पूरा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से फंक्शन हुआ, एफिशिएंटली बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ, ठीक है। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी के एंड से धीरे धीरे बहुत सारे नोबल्स लोग करप्टेड होने लग गए, और वो अपने बारे में सोचने लग गए, रादर देन किंगडम या राजपाट के बारे में सोचने के बजाय उन लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगे, जिससे उनका लॉयल्टी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। जो अकबर जी थे ना, व्हेन वो एक बार फतेहपुर सिकरी में गए थे ड्यूरिंग 1570s टू डिस्कस अबाउट रिलीजन के बारे में डिस्कस करने के लिए, विद उलामा, ब्राह्मण्स, जिसुइट प्रीस्ट, हु आर द रोमन कैथलिक्स और स्टीरियंस। तो ये सब के बारे में उन्होंने जाना, लाइक ब्राह्मण से उनको हिंदूज़ के बारे में पता चला, जो कैथलिक्स थे उनको वहाँ से उनको क्रिश्चियन के बारे में पता चला। तो डिफरेंट जगह डिफरेंट लोगों से डिस्कस करना अबाउट रिलीजन, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो सब कुछ जानना चाहते थे, सिर्फ वो अपने रिलीजन के ही लिए सिर्फ वो अपने रिलीजन को ही रेस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि बाकी रिलीजन को भी, बाकी धर्मों को भी वो बहुत इक्वली वो रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और जो डिस्कशंस होती थी वो इबादत खाना में होती थी, कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि तुमको मेरी ही चीज़ को फॉलो करना है या मेरी ही रिलीजन को फॉलो करना है, दैट इज़ नोन एज डॉगमा, ठीक, रादर डॉगमा। अकबर जी जो थे वो बाइकॉट्स थे। बाइकॉट्स मतलब एन इंडिविजुअल हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चर, मतलब वो हर किसी के रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट देता था, ओके। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे वाला मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, सो ही वॉज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीव्स, मतलब बाकी सामने वाला का क्या बिलीव्स है, क्या कल्चर है, वो उसको भी रेस्पेक्ट करता था, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, ओके। इसी से अकबर जी को एक आइडिया आया, द आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस, ओके। सो ये आइडिया क्या था, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन हिज रीम, ठीक है। ये आइडिया यही था कि सबको अपने अंदर एक टॉलरेंस रखना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए दूसरे रिलीजन के लोगों को या दूसरे रिलीजन्स के बिलीव्स को, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा रिलीजन ही बहुत अच्छा है या बड़ा है, सबका रिलीजन सबकी जगह पे सब लोग ठीक है, सबके जो बिलीव सिस्टम्स है सबके अपने अपने जगह में सब ठीक है, ओके। इससे क्या होता था, एक सिस्टम ऑफ एथिक्स एक सिस्टम ऑफ एथिक्स अपने अंदर आता था, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अबुल फैज़ जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। और ये जो अकबर का जो तरीका है ना अपना राजपाट चलाने का, ये बहुत ही अच्छे से अबुल फैज़ जी ने उनके अकबरनामा में भी लिखा है, और इस आइडिया को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को लेके उनके बेटे जहांगीर और उनके पोते शाहजहां ने भी उनके ही गवर्नेंस, उनके ही प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना राजपाट संभाला था। एंड दैट्स वाई दीज थ्री पीपल्स वे द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर, द अकबर, द जहांगीर एंड द शाहजहां। जहांगीर जी जो थे अकबर के बेटे, उन्होंने अपना पिताजी का पॉलिसी को कुछ शब्दों में डिस्क्राइब किया। यू कैन रीड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, ओके। सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। सो our next topic is the Mughal Empire in the 17th century and after. Okay, मुगल एम्पायर्स जो 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जितने भी इतने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री इतनी अच्छी होने के कारण क्या हुआ, मुगल एम्पायर वो आगे बढ़ता गया, वो एक्सपैंड होता गया और उनको कोई चीज़ की बेसिकली कमी हुई नहीं। इट लेड टू देयर ग्रेट इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब वो धनवान होते गए, उनको फ़ायदा प्रॉफिट्स होता गया कमर्शियली, और वो इकोनॉमिकली बहुत रिच थे, ओके। सो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आते हैं घूमने के लिए जो आते थे उस वक्त में,
और जब वो दिल्ली आते थे और जब ये मुगल्स लोग का राजपाट देखते थे, दे एक्सप्लेन द फैबल लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब इतनी शान शौकत से, इतनी रिच थे द मुगल्स, इतने अच्छे से रहते थे, तो वो चीज़ को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। बट एट द सेम टाइम उन्होंने द स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी डिस्क्राइब किया, मतलब जहाँ मुगल्स लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एक कोने में कुछ लोग हैं जो कि बहुत गरीब है, उनको वो राजपाट का सुख सुविधाएं का कुछ भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ओके, सो ये एक शाहजहां के वक्त का एक डॉक्यूमेंट से भी पता चलता है कि उससे ये पता चलता है द हाईएस्ट रैंकिंग जो जितने भी मनसबदार थे, आउट ऑफ 8,000, जितने 8,000 मनसबदार के अंदर में सिर्फ ओनली 445 मेंबर्स वेर देयर जिनको लगभग 61% सैलरी मिलता था। मतलब जितना भी रेवेन्यू होता था ना, जितना भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होता था, उसमें से 61.5% तो एज सैलरीज ये 445 मनसबदार से ले लेते थे। ठीक है, सो विच इज़ मेयर अबाउट 5.6% ऑफ द टोटल। ओके, कुछ बहुत अमीर हो रहे थे और कुछ बहुत गरीब हो रहे थे, और इसका इम्पैक्ट प्लीजेंट्स जो बहुत गरीब थे उनके ऊपर भी पड़ा। ठीक है, जो मुगल एम्पायर्स और उनके जो मनसबदार थे, उन लोग अपना सैलरीज बेसिकली अपना खर्चा के लिए यूज़ कर, गुड्स और सर्विसेज है उसके लिए उन लोग अपना सैलरीज को यूज़ करते थे, जिससे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिशंस और प्लीजेंट्री को बहुत फ़ायदा होता था। जो लोग ये बड़े बड़े मनसबदारों से और जो बड़े बड़े मुगल एम्पायर के अंडर में जो आर्टिशंस थे, जो प्लीजेंट्रीज थे, जो डायरेक्ट इनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे, उनको फ़ायदा हुआ और वो भी बड़े बड़े आर्टिशंस और प्लीजेंट्री बने। कुछ लोग ऐसे भी थे, बहुत पुअर फार्मर्स भी थे एक तरफ, जो कि दिन का तीन तीन टाइम का खाना खाने के लिए भी ना उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो एक तरफ क्या हुआ कि एक तरफ कुछ प्लीजेंट्री और आर्टिसनल ग्रुप्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स, उन लोग फ़ायदा होता गया उनका, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मनसबदार्स एंड मुगल एम्पायर्स। उन लोगों को फ़ायदा होता गया और वो बड़े होते गए, दे रिच, वो भी रिच होते गए। बट एक तो कुछ भाग के लोग जो बहुत पुअर हुए वो पुअर होते गए। ओके, इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज जो मुगल लोगों के पास हुआ था, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज, इतना ज़्यादा पैसा, इसकी वजह से वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल होने लग गए थे। इन द लेट 17th सेंचुरी तक वो पावरफुल थे, बट जैसे जैसे उनका मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उनके सर्वेंट्स भी दूसरे दूसरे डायनेस्टीज़ में अपना सर्विस देने लग गए, हैदराबाद एंड अवगत। सो बट उन लोग मुगल एम्पायर को ही अपना मास्टर मानते थे। ठीक है, बट बाय द 18th सेंचुरी में जितने भी अलग अलग प्रोविंसेस जो थे, अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग एम्पायर बनने लग गए और उन लोग अपने आप को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बनाने लग गए। मतलब उन लोग, ओके, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन टू गेट द video first. Okay, so that's it. Thank you for watching this video till end. Hope so you like it, and take care and bye.